गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एक रिएक्ट ऐप बनाने वाले हैं जो कि Amazon प्राइसेस को ट्रैक करेगी। सबसे पहले हम लोग एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे जो कि एक्सट्रैक्ट करेगा Amazon प्राइसेस को। फिर उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे उसको एक रिएक्ट ऐप से जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी उन प्राइसेस को विजुअलाइज करने में और कौन सा आइटम कब बाय करना है इसको लेकर बेटर डिसीजन लेने में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरे दिल के बड़ा करीब है और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने अर्ली डेज में मैंने फ्रीलांसिंग करके इस तरह के काम कर करके काफी पैसे कमाए हैं एंड आई रियली वांट कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को ध्यान से करो क्योंकि जो चीज़ हम करने वाले हैं वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ऑटोमेशन करना चाहते हैं और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि Amazon जैसी वेबसाइट को आप रिपीटेडली स्क्रैप कर पाएँ सक्सेसफुली तो आप लोगों को प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये जो एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी हार्श होते हैं ऑन स्क्रैपर्स। इसलिए अगर आपको सेफ स्क्रैपिंग करनी है तो हम लोगों को प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करना होता है। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली क्या करता है कि हमारी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर पर जाती है, प्रॉक्सी सर्वर फॉरवर्ड कर देता है Amazon को, फ्लिपकार्ट को, जहाँ भी हम स्क्रैप करना चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर ब्लॉक नहीं होना चाहते हो बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा एक प्रॉक्सी सर्वर। अब ऐसे में हमें एक हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है नोड मेवन को 90% इनकी प्रॉक्सी जो है काम करती हैं, सेफ टू यूज़ है। अब क्या होता है ना कि प्रॉक्सीज सारी हाई क्वालिटी नहीं होती हैं। यहाँ पर नोड मेवन की प्रॉक्सी को मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा और आपको पता चलेगा कि जो नोड मेवन की प्रॉक्सीज हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी प्रॉक्सीज हैं। तो चलो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ नोड मेवन की प्रॉक्सीज को। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने नोड मेवन डैशबोर्ड में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अभी यहाँ पर आऊँगा प्रॉक्सी सेटअप पर और प्रॉक्सी सेटअप पर आने के बाद आप लोग ये देख रहे हो आईपी क्वालिटी फिल्टर, इसको मैं इनेबल कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो प्रॉक्सी पूल है वो थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन आप लोगों को हाई क्वालिटी प्रॉक्सीज मिलेंगी जो कि रियल यूजर्स को सिमुलेट करती हैं। मैंने इसको इनेबल करके मैं क्या करूंगा यहाँ पर 38 प्रॉक्सीज जनरेट करूंगा और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ये प्रॉक्सीज जनरेट हो जाएंगी। इन प्रॉक्सीज को मैं कॉपी करूंगा और आऊँगा फायरफॉक्स में। अब फायरफॉक्स में मैं क्यों आया, फायरफॉक्स में मैंने एक एड ऑन इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम है बल्क प्रॉक्सी चेकर। इस एक्सटेंशन का नाम है पिक्सल स्कैन और ये क्या करता है कि आपकी जो प्रॉक्सीज हैं उनकी क्वालिटी को चेक करता है। मैं यहाँ पर रन न्यू टेस्ट पर क्लिक करूंगा, सारी प्रॉक्सीज को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और चेक प्रॉक्सीज पर क्लिक करूंगा। तो मैंने यहाँ पर 38 प्रॉक्सीज चेक होने के लिए लगा रखी हैं और ये रिजल्ट को प्रिपेयर कर रहा है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो सक्सेस रेट 97.37% है और एवरेज लेवल जो प्रॉक्सीज की है वो हाई क्वालिटी है। आप देखो मोस्ट ऑफ द प्रॉक्सीज यहाँ पर हाई से मीडियम क्वालिटी की है। इससे होता क्या है कि रियल यूजर्स को सिमुलेट करेंगी और आप लोग कोई भी काम करोगे तो ये प्रॉक्सीज डिटेक्ट नहीं होंगी। तो आप लोग अगर नोड मेवन को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं एक कूपन कोड दूंगा। आप लोग को सिंपली करना क्या है कि आना है यहाँ पर बाय ट्रैफिक पर और बाय ट्रैफिक पर आने के बाद आप लोग कोई भी पैकेज अगर बाय करते हैं यहाँ से तो आप लोग अप्लाई कूपन पर क्लिक करके हैरी करके कूपन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग ये हैरी नाम का कूपन अप्लाई करेंगे आपको 2 GB फ्री ट्रैफिक मिल जाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कंसीडर और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा नोड मेवन का आपको और आप लोग ये हैरी कूपन यूज करके ट्रैफिक खरीद सकते हो। अब क्या बात है नोड मेवन को यूनिक बताती है आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी इंडस्ट्री फर्स्ट IP फिल्टरिंग है, फिर लो प्राइसेस हैं काफी इसके और ट्रैफिक इनका एक्सपायर नहीं होता है जो भी आपने परचेज किया अपने डैशबोर्ड में। यानी कि एक बार आप पे करते हो उसके बाद आप लोगों को ट्रैफिक के एक्सपायर होने के खतरे का कोई डर नहीं है। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो खुद से, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और उसी के साथ साथ आप लोग को कूपन कोड हैरी लगाना है जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा और आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो में नोड मेवन की प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करूंगा। तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने एक फोल्डर बनाया, एक एम्प्टी फोल्डर है, इसको मैं ओपन विद कोड करूंगा और VS कोड में इसको खोलने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि Amazon प्राइसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक अपना पाइथन प्रोग्राम बनाऊंगा main.py। तो यहाँ पर मैंने main.py बना दिया है। आप लोग देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट सेलेनियम और ये आपको इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल सेलेनियम करके। तो आप पिप इंस्टॉल सेलेनियम कर लेना एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल सेलेनियम करना आप लोग और नोटिफाई पाई करना। नोटिफाई पाई क्या है, ये एक पैकेज है बेसिकली। इसका इस्तेमाल मैं क्यों करूंगा, इसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ नोटिफिकेशन दिखाने के लिए। वाई डू वी नीड नोटिफिकेशन, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है। मैं नोटिफाई पाई को जरा गूगल सर्च करूंगा, नोटिफाई पाई। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर सिंटेक्स गाइस, आपको बस आना चाहिए कि चीज़ें कैसे करना है। देखो मैं गूगल सर्च से आ गया यहाँ पर नोटिफाई पाई। अब नोटिफाई पाई क्या करता है कि आप लोगों को हेल्प करता है नोटिफिकेशंस देने में। जैसे कि अगर मैं इसका ये बेसिक प्रोग्राम कॉपी करूँ तो आप लोग देखो कि मैं इसको अगर चलाऊंगा ये 4 लाइन्स ऑफ कोड तो ये मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाएगा। ये देखो, देख रहे हो आप लोग, ये कूल टाइटल इवन कूलर मैसेज। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस नोटिफिकेशन को मान लो मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ एक्सट्रैक्टिंग डेटा और एक्सट्रैक्टिंग डेटा के बाद मैं
लिखूंगा एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अमेजोन, ठीक है, अमेजोन। और ये करने के बाद मैं आप लोग को चला के दिखाऊंगा, तो जो मैंने टाइटल लिखा है वही आएगा। दिस इज अमेजिंग गाइस। क्यों? क्योंकि हम लोग नोटिफाई हो सकते हैं, हम नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चलो ये नोटिफिकेशंस तो हम लोग दिखाई देंगे, लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं बेसिकली, हम सेलेनियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और सेलेनियम का इस्तेमाल करके हम वेब ड्राइवर यूज़ करना चाहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट सेलेनियम मैं कहूँगा फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, ठीक है। और ये कोड आप लोग को पता होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी वेब स्क्रैपिंग अपनी लाइफ में कभी किया है, नहीं किया है दैट शुड बी फाइन, बट यहाँ पर आप देखो फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ऑप्शंस इम्पोर्ट ऑप्शंस। अब आपको यार काफ़ी लंबा लाइन ऑफ कोड है, हाँ यार है तो, बट अगेन अगर आप लोग AI का इस्तेमाल करते हो, आप चैट GPT से कहते हो, चैट GPT आपको बता देगा, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं, ठीक है। तो ये दो इंपोर्ट्स लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि ऑप्शंस को सेटअप करूंगा। तो मैं कहूँगा ऑप्शंस इज इक्वल टू, यानी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ अपने क्रोम को रन करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऑप्शंस मैं दूं ताकि मेरा क्रोम उन ऑप्शंस को यूज़ करके रन करे। जैसे कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन देना चाहता हूं, मैं कहूँगा ऑप्शंस डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट, जो कि सिंटेक्स होता है आर्ग्यूमेंट्स ऐड करने का, और मैं कहूँगा माइनस माइनस हेडलेस। हम यहाँ पर अचीव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अमेजॉन के जो पेज से डेटा है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग सेलेनियम। अब आप देखो हेडलेस करने से क्या फ़ायदा हुआ, हेडलेस करने से ये फ़ायदा होगा हमको कि हमारा जो क्रोम है वो हमें दिखेगा नहीं, मतलब चलेगा तो क्रोम, दिखेगा नहीं लेकिन हमको। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे यूज़ में आता है, बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, अमेजॉन पे जाएंगे, और अमेजॉन पे जाने के बाद हम सिंपली कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक्स उठाएंगे, वो प्रोडक्ट्स के लिंक्स उठाएंगे जिनको हम ट्रैक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, मान लो कोई लैपटॉप है, मान लो MSI का लैपटॉप है, MSI का कटाना एक काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। तो मान लो ये लैपटॉप है, इसका लिंक मैंने कॉपी कर लिया, तो मैंने 2 लिंक्स कॉपी कर लिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर data.txt या फिर मैं products.txt करके एक प्रोडक्ट फाइल बना लेता हूँ। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर सारे अपने प्रोडक्ट्स के लिंक्स डाल रहा हूँ। मैं जो दूसरा लिंक था वो भी डाल लूँगा, मैंने एक्चुअली कॉपी नहीं किया वो लिंक, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे कॉपी करूँगा, ये मेरा दूसरा लिंक है जिसका डेटा मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और भी मैं लिंक्स डाल सकता हूँ, मेरे बहुत सारे लिंक्स यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई और प्रोडक्ट जिसका मैं प्राइस ट्रैक करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जब भी वो सस्ता हो तब मैं खरीद लूँ, या मुझे पता चल जाए कि यार पिछले 30-40 दिन में क्या एक्टिविटी चल रही है। मान लो मैं ये टीवी खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, मान लो ये टीवी खरीदना चाहता हूँ मैं, ये वाला Xiaomi का टीवी खरीदना चाहता हूँ, और ये टीवी मतलब पता नहीं कैसा है, लेकिन इसको मैं देख लूँगा बाद में, मुझे एक्चुअली चाहिए सच में टीवी। एनीवेज, तो हम क्या करेंगे, products.txt में से लिंक्स ले लेंगे और उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके लिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, डेटा फोल्डर, जिसके अंदर मैं HTML फाइल्स को एज इट इज़ लेकर आऊँगा। आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ नोड मेवन से। अब ये नोड मेवन क्या है, nodeMaven.com एक प्रॉक्सी प्रोवाइडर है जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। नोड मेवन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, और नोड मेवन से आप लोग रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज़ खरीद सकते हैं। अब क्यों हम इस प्रॉक्सी को खरीदना चाहेंगे, हम इन प्रॉक्सीज़ को इसलिए खरीदना चाहेंगे क्योंकि वी वांट कि हमारा डेटा ब्लॉक ना किया जाए अमेजॉन के द्वारा। हम चाहेंगे कि हमारी जो स्क्रैपिंग है वो बरकरार रहे। 10, 50, 40 पेजेस तो आप लोग स्क्रैप कर लोगे, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली अमेजॉन विल डिटेक्ट, या कोई भी सर्विस विल डिटेक्ट, और वो कोशिश करेंगे आपको ब्लॉक करने की। ऐसे में प्रॉक्सी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, और प्रॉक्सी सर्विस से क्या होता है कि बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर पे जाती है, और फिर प्रॉक्सी सर्वर से जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जाती है फाइनली डेस्टिनेशन पर, जैसे कि amazon.com। तो होता क्या है कि आप बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर को अपना जो भी निकालना है वो भेज रहे हो, और वो प्रॉक्सी सर्वर रोटेटिंग चेंज होता रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ नोड मेवन में प्रॉक्सी सेटअप कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा प्रॉक्सी सेटअप पे। मैंने बेसिकली अपने अकाउंट में साइन इन कर लिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपने अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं, और उसके बाद स्टार्ट ट्रायल पर क्लिक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आप लोग को दे दूँगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं HTTP सेलेक्ट करके और इन प्रॉक्सीज़ को कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और इन प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल मैं करूँगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट ऐड करेंगे जो कि होता है प्रॉक्सी सर्वर। तो मैं यहाँ पर कहूँगा ऑप्शंस डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉक्सी सर्वर। तो माइनस प्रॉक्सी डैश सर्वर, और मैं लिखूँगा यहाँ पर इज इक्वल टू, और मैं कुछ इस तरह से एक्चुअली मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं proxy.txt बना देता हूँ, और यहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज़ को पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं जो प्रॉक्सी सर्वर है मेरा बेसिकली वो मैं यहाँ से लेकर आऊँगा, लेकिन जो मेरा प्रॉक्सी सर्वर है वो है get.nodeMaven.com, जो कि यहाँ से मुझे मिला। तो मैं ये get.nodeMaven.com और ये मैं इस तरह से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा अपने प्रोग्राम में,
और इस तरह से इसको लिख दूंगा :8080, ठीक है। तो ये मेरा जो प्रॉक्सी सर्वर है वो सेट हो गया। अब मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि यूज़र एजेंट किस तरह से सेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूज़र_एजेंट सेट करेंगे। अब ये क्या होता है यूज़र एजेंट? यूज़र एजेंट बेसिकली आप कहाँ से सर्विस को मार रहे हो, मतलब किस तरह से आप इस सर्विस को हिट कर रहे हो अमेज़ॉन के सर्वर से, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे मिलेगा। तो आप राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे जाके नेटवर्क पे चले जाओ, और यहाँ पर आप देखो कि जो रिक्वेस्ट हेडर्स हैं उसमें आपको एक यूज़र एजेंट करके मिलेगा। मुझे यहाँ पर मिल क्यों नहीं रहा है वो? रिक्वेस्ट हेडर्स में मिलेगा मुझे यूज़र एजेंट प्लीज़ मिल जाओ मुझे। ये मिल गया यूज़र एजेंट। तो ये आप कॉपी करोगे तो क्या होगा कि आपके अमेज़ॉन के सर्वर को लगेगा कि आपकी रिक्वेस्ट ब्राउज़र से आ रही है, और मैं इसको कॉपी करूँगा और इस यूज़र एजेंट को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसका हम लोग अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर विद ओपन products.txt एज f, और मैं कहूँगा products इज इक्वल टू f.readlines, ठीक है। तो products मेरा क्या होगा, एक लिस्ट होगी। फिर इसके बाद मैं ड्राइवर को सेटअप करूंगा। मैं लिखूंगा ड्राइवर इज इक्वल टू webdriver.chrome, और इसके बाद ऑप्शंस इज इक्वल टू ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस। तो इससे क्या होगा कि मेरा ड्राइवर जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं सिंपली driver.get कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मान लो driver.get प्रोडक्ट करूँ, और मान लो मैं यहाँ पर करूँ फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, और इसके बाद मान लो मैं लिखूँ driver.get प्रोडक्ट। तो मैं इसको चला के देखता हूँ एक बार प्रोग्राम को। ये नोटिफिकेशन आया और ये देखो ये आते ही चला गया। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट टाइम, टेम्परेरीली लिख रहा हूँ time.sleep। मान लो मैं स्लीप लगाता हूँ यहाँ पर 34 सेकेंड का। तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं टाइम दे रहा हूँ इसको बेसिकली लोड होने का, बट ये क्रैश हो जा रहा है। तो ये कह रहा है कि बिल्ट इन फंक्शन ऑफ मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ओके, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम। ओके, तो मुझे ना इसको ऐसे चलाना पड़ेगा यार। रीड लाइन्स एक फंक्शन होता है, उसको रन करना पड़ेगा। आई थिंक अब ये जो है मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड में डाल दूंगा यहाँ पर अपनी प्रॉक्सी का, और साइन इन करूँगा तो वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको मैनुअली कर सकते हो एक बार, और उसके बाद ये जितनी बार चलेगा तब तक आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेट हो जाएगा। बट जब आप इसको ऑटोमेटिकली करोगे अपने VPS में, अपने लिनक्स सर्वर में, तब आप क्या करोगे कि सिस्टम वाइड सेट कर दोगे प्रॉक्सी को। और सिस्टम वाइड आप प्रॉक्सी को कैसे सेट करोगे, आप सेटिंग्स में जाओगे, आप यहाँ पर सिस्टम वाइड प्रॉक्सी सेट कर लोगे। यहाँ से आप यहाँ पर यूज़र प्रॉक्सी सर्वर पे सेटअप पे क्लिक करोगे, इसको ऑन करोगे, प्रॉक्सी का IP एड्रेस लिखोगे, पोर्ट लिखोगे, और आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे सेट करते हैं ये आप गूगल पर भी देख सकते हो। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, प्रॉक्सी सर्वर को स्किप करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। बट अगेन गाइस, प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर आपने प्रॉक्सी सर्वर को इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी रिक्वेस्ट एनीवे बैन होने वाली है, ब्लॉक होने वाली है। तो लेट्स रन इट विदाउट प्रॉक्सी सर्वर, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनका कंटेंट मुझे मिल जाए, ठीक है। तो मुझे वो कैसे मिलेगा, driver.pagesource से मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा अभी के लिए, मैं इसको हटाऊँगा अभी के लिए, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा विद ओपन, और मैं यहाँ पर एक f स्ट्रिंग बनाऊँगा, और मैं कहूँगा डेटा स्लैश, और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा .html। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि ये लिंक बहुत बड़ा है, ये जो मेरे प्रोडक्ट्स के लिंक्स हैं ये बहुत बड़े हैं, amazon.in/ के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 करके, या फिर कुछ भी करके मुझे इसका जो डेटा है वो निकालना पड़ेगा। तो लेट्स डू वन थिंग यार, अभी के लिए मैं यहाँ पर 1 2 3 4 का इस्तेमाल करता हूँ, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको i = 0 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर i.html कर दूंगा। और मैं ये करने के बाद क्या करूँगा, अरे ये मैंने गलत कर दिया, मैं यहाँ पर i++ करूँगा, i = +=1 किया, और मैंने इसको एज f करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा f.write और पेज सोर्स, ठीक है। और पेज सोर्स क्या होगा, page_source, let me tell you what will be page source। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर page_source = driver.pagesource होता है शायद, yes I am right, driver.pagesource होता है। एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये डेटा मेरा राइट कर देगा। तो लेट्स रन इट। तो ये चला, मेरा पहला जो पेज है वो लोड हुआ, इसका डेटा सेव हो जाएगा, फिर दूसरा पेज लोड होगा, ऑटोमेटिकली ये वेट करता है। अब ये कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर राइट मोड में इसको खोलना है सबसे पहले तो, और मैं यहाँ पर इनकोडिंग भी दे दूंगा। इट्स ऑलवेज गुड कि मैं इनकोडिंग दे दूँ। इनकोडिंग = UTF-8 दे देता हूँ, या लैटिन भी आप लोग दे सकते हो,
UTF-8 हम देते हैं फिलहाल के लिए, देखते हैं कैसा चलता है काम। और यहाँ पर देखो आप लोग, हमारा ये जो लिंक है वो खुला। क्या हमारा डेटा पेज पॉपुलेट हो रहा है? नहीं यार, अभी तो नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, 1.html, लेट्स गो। 1.html को खोल कर देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डेटा है। तो 3.27 MB का इसमें डेटा तो है। क्या डेटा है? वाओ, अमेजिंग, आई लाइक इट। हमारे पास सारा डेटा यहाँ पर आ गया है, यानी कि मैं ये एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ जो कि इसका टाइटल है, मैं ये एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ जो कि इसका प्राइस है, और मैं सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसका अबाउट दिस आइटम भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अमेजिंग। तो यार हमारा काफ़ी काम हो गया है अभी यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा है? सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है इन पेजेस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा है जो हमारा अमेज़ॉन से आया यहाँ पर, जो कि हमने सेव किया है एज HTML फाइल्स, नाउ वी वांट कि हम इन फाइल्स में से रेलेवेंट चीज़ निकालें, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे हम रेलेवेंट चीज़? हम निकालेंगे वो एक्सट्रैक्ट डेटा फंक्शन लिखकर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सट्रैक्ट डेटा, और ये बेसिकली क्या था? ये था गेट डेटा। तो इस पूरे को मैं गेट डेटा नाम का एक फंक्शन दूंगा, और मैं यहाँ पर डेफ गेट अंडरस्कोर डेटा करूँगा इसको, और मैं कहूँगा कि यार देखो तुम्हें गेट डेटा नाम के फंक्शन के अंदर आ जाओ, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये सारे फंक्शंस मैं एट द टॉप इंपोर्ट के बाद लगाऊंगा, ठीक है। और ये हमारा जो है इफ़ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बता दूं, बेसिकली इंपोर्ट करते हैं तो ये कोड नहीं चलता है, वरना चलता है। सिंपल 100 बात की बात, एक बात ये है, बाकी वीडियोस बने हुए हैं मेरे बहुत सारे, वो आप देख सकते हो। बट अभी आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हमने अभी क्या किया कि हमने ये ऑप्शंस दिए, हमने अपने वेब ड्राइवर को, लेट्स डू वन थिंग यार, लेट्स टेक दीज ऑप्शंस टू दिस गेट डेटा फंक्शन, क्योंकि हम इन ऑप्शंस को यहीं पर यूज़ कर रहे हैं सिर्फ। इसके बाद तो हम यूज़ करने वाले नहीं है सेलेनियम को, या मे भी करेंगे, देखा जाएगा। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि इस फाइल को खोलूँगा और इसके अंदर से जो डेटा की फाइल्स हैं उनको निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, OS को इंपोर्ट करूँगा। लेट्स डू इट, इंपोर्ट OS। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा फाइल्स इज इक्वल टू os.list dir डेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर फाइल इन फाइल्स, यानी कि फाइल इन ऑल दीज फाइल्स, अभी के लिए प्रिंट फाइल कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग कि सिर्फ एक्सट्रैक्ट डेटा चलाते हैं, एक्सट्रैक्ट डेटा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रैक्ट डेटा चलाया है। एक्सट्रैक्ट डेटा चलाने से मुझे सिर्फ फाइल नेम मिलेगा अभी के लिए, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ फाइल नेम लिखा है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है अभी यहाँ पर। नाइस यार, नाइस एंड स्वीट, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस फाइल को खोलूँगा, तो मैं यहाँ पर कहूँगा विद ओपन फाइल, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एज एफ, और कंटेंट इज इक्वल टू f.read। तो इसके अंदर का मेरे पास कंटेंट आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, और ये नहीं है ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन, बट लेट्स इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप यहाँ से। तो अभी के लिए यहाँ पर पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जब भी इंपोर्ट करूँगा ना ब्यूटीफुल सूप को, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा ब्यूटीफुल सूप को। तो ये है हमारी ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन, ये है ना, हाँ यही है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो क्या होता है कि हमें सबसे पहले एक सूप बनाना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करोगे, ऐसे कुछ इस तरह से इंपोर्ट करोगे ब्यूटीफुल सूप को। इसको कट करता हूँ, और इसके बाद आप एक सूप बनाओगे जिसमें आप कहोगे सूप इज इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप HTML.parser। तो ये ऐसे करोगे आप, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंटेंट आने वाला है, और इस कंटेंट के बाद आप क्या करोगे कि जो ये सूप है आपका वो बन गया ब्यूटीफुल सूप कंटेंट HTML.parser। अब आप यहाँ पर सूप के कुछ जो फंक्शंस हैं वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं प्रिंट करूँ soup.title, मैं यहाँ पर कहूँ प्रिंट soup.title, तो मेरे पास सारे इन पेजेस के टाइटल्स प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पर, एक मिनट, इसको रन करता हूँ दोबारा से। ये कह रहा है 1.html नहीं है, ओके। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक एफ स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा डेटा स्लैश और इसके बाद फाइल, ठीक है। कैर मैप कांट डिकोड, ओके। तो मुझे यहाँ पर इनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8 लिखना पड़ेगा। अब रन करता हूँ, हाँ अभी यहाँ पर जो है soup.title इसने प्रिंट नहीं किया, सिर्फ लास्ट वाले के लिए किया, क्योंकि मैंने ना इसको फॉर लूप के बाहर कर दिया। मुझे फॉर लूप के अंदर करना चाहिए था प्रिंट soup.title। तो जब मैं soup.title करूँगा तो इसके अंदर का जो प्रोडक्ट नेम है वो मुझे मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर।
तो अब देखो मुझे अभी यहाँ पर टाइटल्स मिल रहे हैं कि एक एसी है, एक हमारा लैपटॉप है, एक हमारा एमआई का टीवी है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन प्राइस। तो कैसे मिलेगा मुझे प्राइस, देखते हैं यार कि कैसे मिल सकता है हमें प्राइस। तो अगर इनमें से कोई भी एक फ़ाइल मैं खोलूँ, मैं अगर आ जाऊँ यहाँ पर और मैं 1.html को खोलूँ, अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखो यहाँ पर a-price होल करके एक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप से कहूँगा कि मुझे इस क्लास का के सारे एलिमेंट्स दे दो, ठीक है। तो मैं सूप डॉट फाइंड करूँगा और मैं यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू ऐसे करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सूप डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल करूँगा और मैं कहूँगा कि इस क्लास के सारे मुझे एज दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से दे सकता हूँ। आई थिंक इस डिक्शनरी में हम कुछ ऐसे ही लिखते थे, क्लास कोलन करके, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक। तो ये चीज़ मैंने चैट जीपीटी को पूछी और यहाँ पर मैंने देखा कि क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू करके हम लोग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू ये लिख कर देखूँगा और मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा, प्राइस इज इक्वल टू लिखूँगा और फिर यहाँ पर प्रिंट प्राइस भी करूँगा। तो प्रिंट मैंने यहाँ पर करा और प्राइस यहाँ पर मैं करने वाला हूँ और देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मे बी हमको डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़े। यहाँ पर हमारे पास सारे एलिमेंट्स एम्प्टी आ रहे हैं, विच मीन्स देयर इज सम इशू, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू ये करता हूँ। हाँ, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आए तो हैं, स्पैन वाले एलिमेंट्स आए हैं, ए प्राइस होल, बहुत सारे एलिमेंट्स आए हमारे पास। एंड ये सारे जो प्राइसेस हैं आई थिंक 4990, 4990, 4990, ये सारे सेम प्राइसेस को दिखा रहे हैं। बट वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि किसी और प्रोडक्ट का प्राइस अगर उसी पेज पर हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमको कोई दिक्कत आए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सेफ साइड होने के लिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसी प्रोडक्ट का प्राइस हो। तो मैं क्या करूँगा कि जो फर्स्ट प्राइस है हमारा, जैसे अगर मैं यहाँ पर सूप डॉट फाइंड करूँ तो इट सीम्स कि हमारे पास पहला एलिमेंट आना चाहिए। हाँ, हमारे पास पहला एलिमेंट आ रहा है और अगर इसके अंदर का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हम करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम टेक्स्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आई थिंक इट्स कॉल्ड डॉट टेक्स्ट समथिंग, हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे कि देखता हूँ मैं, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो या तो डॉट टेक्स्ट होता है या डॉट गेट टेक्स्ट होता है। लेट मी सी कि क्या होता है, डॉट गेट टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो डॉट गेट टेक्स्ट हम करेंगे तो हम यहाँ पर प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरह से और हमारे पास इसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इसका टेक्स्ट आ गया, मुझे टाइटल अभी नहीं चाहिए। तो मैं सूप डॉट टाइटल प्रिंट करना बंद करूँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ इसका जो प्राइस है वो लूँगा और इसमें से कॉमास को रिमूव करूँगा और डॉट्स को रिमूव करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट रिप्लेस, सबसे पहले मैं डॉट को रिप्लेस करूँगा एम्प्टी से, फिर मैं इसके बाद कॉमा को रिप्लेस करूँगा इससे एम्प्टी से, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्राइसेस आ गए। तो ये प्राइसेस हमारे पास आ गए, हमारे पास जितने भी प्राइसेस थे वो अभी आ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्राइस अंडरस्कोर या प्राइस इंट इज इक्वल टू, यानी इंटीजर में हमारे पास यहाँ पर प्राइस आ चुका है। अब हम कहेंगे कि इस इंटीजर वाले प्राइस को हमें क्या करना है कि सेव करना है कहीं ना कहीं। वो एक डेटाबेस पर सेव कर सकते हैं हम या किसी फाइल में सेव कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। अब अमेज़ॉन पे क्या होता है ना कि हर प्रोडक्ट का एक अपना ASIN होता है जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो इस ASIN को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा और मैं क्या करूँगा कि ये क्लास का इस्तेमाल करूँगा और इस क्लास का इस्तेमाल करके मैं ASIN जो है वो निकालने वाला हूँ। तो कैसे निकालूंगा मैं ASIN, लेट मी सी कि क्या कहीं और इस पेज पर ASIN अवेलेबल है। अगर होगा तो मैं निकालूंगा, वरना यहाँ से मैं उसको निकालूंगा, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा कि जो प्रोडक्ट डिटेल्स की टेबल है इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है वही हमारा ASIN है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कहूँगा कि मुझे इस टेबल को दे दो। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा टेबल इज़ इक्वल टू और मैं लिखूँगा सूप डॉट फाइंड और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू और ये जो मेरा प्रोडक्ट डिटेल्स है ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल डॉट फाइंड और मैं इस टेबल में जो पहला मेरा डी होगा विद दिस क्लास वो मैं, या फिर मैं कहूँगा पहला एलिमेंट विद दिस क्लास वो मेरा ASIN होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट फाइंड और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू
और मैं ये लिखूंगा दिस शुड बी माई ASIN। तो मैं ASIN इज इक्वल टू लिखता हूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ASIN एंड लेट्स सी कि हमारा जो प्राइस इंट और ASIN है वो आता है कि नहीं आता है। प्राइस इंट और ASIN आता है कि नहीं आता है, तो लेट मी सी। तो यहाँ पर आप देखो नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट फाइंड, तो टेबल एक्चुअली हमारी नहीं मुझे मिली। प्रोडक्ट डिटेल्स बुलेट्स डॉट सेक्शन 1, ओके सो ये हमें नहीं मिला है सेक्शंस 1 वाला जो। ओके तो ये आईडी है, ये हमारा क्लास नहीं है, तो हमें आईडी इज इक्वल टू करना पड़ेगा और आईडी इज इक्वल टू करके दिस शुड गेट मी ASIN। हाँ तो यहाँ पर मैंने गेट टेक्स्ट लिख दिया ताकि मुझे ASIN एज टेक्स्ट मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे जो प्राइस है और ASIN है वो मिल रहा है। एक चीज़ और जो मैं लेना चाहूँगा वो टाइटल है। तो टाइटल लेने से क्या होगा कि मुझे डिस्क्रिप्टिव भी दिखेगा, ये मतलब मुझे ये भी पता चलेगा कि क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसका टाइटल लेने के लिए इसके पेज का टाइटल ले लूँगा और इसका पेज का टाइटल लेकर मैं बेसिकली अपना काम करूँगा। तो मैं इसका टाइटल लिखने के लिए सिंपली क्या करूँगा कि टाइटल इज इक्वल टू soup.title.getText, ठीक है। तो ये करूँगा तो मेरे पास टाइटल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं टाइटल ले लूँगा और इस डेटा पॉइंट को उसके बाद सेव करूँगा। अब ये नोटिफिकेशन थोड़ी सी अनोइंग हो रही है मेरे लिए, बट दैट इज़ फाइन। ये मेरे पास इसका टाइटल आ गया। अच्छा एक चीज़ करना चाहूँगा, टाइटल को मैं करना चाहूँगा डॉट स्प्लिट एंड मैं टाइटल को बाय कोलन स्प्लिट करना चाहूँगा और इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो लेना चाहूँगा। तो ये जो amazon.in लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और करूँगा, मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा डेट टाइम। मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, और इसके बाद मैं डेट टाइम डॉट नाउ करूँगा, वो मेरा टाइम होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। ये क्या होगा, ये टाइम स्ट्रिंग होगी एक, और इस टाइम स्ट्रिंग का मैं करूँगा क्या, तो यार मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो टाइम है वो भी मेरा लॉग हो। तो यहाँ पर आप देखो नोटिफिकेशन आएगी एक्सट्रैक्टिंग डेटा, और यहाँ पर देखो कि मेरे पास एक टाइम स्टैम्प भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं जब ले लूँगा ना, उसके बाद मैं प्लॉट कर सकता हूँ ग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद ग्राफ्स प्लॉट कर सकता हूँ मैं। क्यों ग्राफ्स प्लॉट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा है ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए। अब इस डेटा को मैं डंप कहाँ पर करूँगा, मैं इस डेटा को एज अ टेक्स्ट फाइल डंप कर सकता हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि फाइनल डेटा डॉट TXT, अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो सेफ रहे और आप मतलब बाद में अपनी एप्लीकेशन को तेज़ बनाना चाहते हो, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लोग डेटाबेस यूज़ कर लो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये करूँगा मैं फाइनल डेटा डॉट TXT में इसको राइट करूँगा। फिर मैं यहाँ पर पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा विथ ओपन और यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइनल डेटा डॉट TXT और इसके बाद मैं इसको राइट मोड में लिखूँगा और मैं लिखूँगा एज एफ। मैं यहाँ पर लिखूँगा एफ डॉट राइट और मैं क्या राइट करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें राइट करूँगा, प्राइस इंट ASIN टाइटल और टाइम, ठीक है। ये चारों चीज़ें मैं रीड कर लूँगा, और इन चीज़ों को रीड करने के लिए ताकि मैं बाद में इजीली रीड कर पाऊँ, मैं एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इनको डैश सेपरेटेड कर दूंगा या फिर पाइप सेपरेटेड कर दूंगा। एक ऐसी चीज़ से आप सेपरेट करो जो कि इनमें ना हो। मैं डबल टिल्डे यूज़ करता हूँ, काफ़ी मेरे लिए यूज़फुल होता है ये, क्योंकि ये कैरेक्टर रेयरली होता है। देखो ये ना ही तो ASIN में होगा, ये ना ही टाइटल में होगा, ना ही टाइम में होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्राइस इंट और इसके बाद मैं लिखूँगा ASIN, इसके बाद मैं लिखूँगा टाइटल और इसके बाद मैं लिखूँगा टाइम। तो ये चारों चीज़ें मैंने यहाँ पर राइट कर दी और इसको मैं रन करूँगा और एक एक करके सारी जो एक्सट्रैक्शन है वो रन करेगी और फाइनल डेटा में मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एक ही इसने मुझे रन करके दिया, तो मुझे ना इसको अपेंड मोड में खोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि राइट करूँगा तो बार बार ओवरराइड हो जाएगा ना। तो इसलिए मुझे फाइनल डेटा को अगर सही से बनाना है तो अपेंड मोड में खोलना पड़ेगा। बट एक चीज़ और मुझे करनी पड़ेगी, वाइल आई एम राइटिंग आई हैव टू इंश्योर कि मैं एक बैकस्लैश n लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बैकस्लैश n नहीं लगा रहा हूँ तो मेरा डेटा जो है बाद से ही अपेंड हो जाएगा। तो बैकस्लैश n से एक नई लाइन लगेगी और मेरा डेटा फाइनली इस तरह का दिखेगा। तो आप लोग देखो ये नई लाइन यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर वर्ड रैप को जो है टॉगल करूँ, यहाँ पर व्यू वर्ड रैप हटा दूंगा तो ये एक लाइन में एक डेटा पॉइंट है मेरा। यहाँ पर देखो ये ASIN है और यहाँ पर ये टाइटल है, ये सब चीज़ें मुझे मिल गई हैं, सारा डेटा मुझे मिल गया है, ठीक है। बढ़िया यार। आई थिंक ASIN में मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर डॉट ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम से क्या होता है, ट्रिम से बेसिकली इसका ओके तो ये कह रहा है कि ट्रिम नहीं होता है, स्ट्रिप होता है। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में होता है ट्रिम।
दैट्स फाइन। तो स्ट्रिप से क्या होता है कि जो यहाँ पर स्पेसेस हैं इसके आजू बाजू वो हट जाएंगी, विच इज़ गुड, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज गुड। अब अलग अलग टाइम स्टैम्प की मेरे पास अलग अलग जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आ गए हैं। तो ये जब मेरा डेटा रोज़ रन करेगा तो मेरे पास बहुत सारे टाइम स्टैम्प्स हो जाएंगे, जो कि बढ़िया होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, डेटा एक्सट्रैक्ट जो है कर लिया। तो मैंने अभी सिर्फ यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको ना नोटिफाई एक फंक्शन बना देता हूँ और नोटिफाई नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर डेफ नोटिफाई कर देता हूँ। आप अगर चाहें तो क्या नोटिफाई करना है वो भी लिख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसे कर रहा हूँ तो आप देखो कि ये ऐसे नोटिफाई अगर मैं चलाऊंगा तो नोटिफाई करेगा, वरना नहीं करेगा। मेरे लिए अभी डेवलपमेंट के टाइम पर नोटिफिकेशंस थोड़ी सी अनोइंग हो जा रही हैं। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि दोबारा से मैं जो डेटा है मेरा गेट डेटा करूँ, गेट डेटा ऐसे। तो मैंने गेट डेटा किया, गेट डेटा करने के बाद मैं 1 2 3 4 करके इसको दोबारा से चेंज कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि हम ना ASIN से स्टार्ट करें, मतलब हम स्टार्ट ही ASIN से करें। तो बेसिकली क्या होगा कि हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेइंग URLs हम यहाँ पर ASIN लेकर आए। इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड मैं बताऊँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो products.txt जो मेरा है उसमें मैं ये ASIN होता है, देखो ये ASIN ही ले लूँ अगर तो कैसा रहे। तो अगर मैं ये ASIN ही ले लूँ तो मुझे इस ASIN का जो डेटा है वो मिलेगा। लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा और चेंज ऑल अकरेंसेस करने के बाद मैं यहाँ पर शिफ्ट, एक मिनट मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं स्टार्टिंग पे लेकर आता हूँ कर्सर को और यहाँ पर लेता हूँ और ये करने के बाद मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ। फिर इसके बाद मैं ऐसे करता हूँ शिफ्ट एंड करूँगा और बैक स्पेस करूँगा और ये नीचे वाले 3 मेरे ASIN है, ठीक है, ये मेरे 3 ASIN है। तो मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं ASINs को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। और ASIN से आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, तो देखो जब मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि driver.getProduct, I'll not say driver.getProducts this time, I'll say driver.get https:// www.amazon.in/dp/ यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट है जो कि मेरा ASIN है वो आ जाएगा। लेट्स सी कि जो हमारा गेट डेटा फंक्शन है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो रन करता हूँ तो हमारा गेट डेटा फंक्शन चल रहा है, बहुत बढ़िया। इसने ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया और ये डेटा इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग 1 2 3 4 ये जो आई वाली बात हमने लिखी थी ये हटाते हैं अभी यहाँ से। एंड इस बार हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के नाम से सेव करेंगे और ये i+=1 भी हटाते हैं यहाँ से। और हम क्रोम को चलाएंगे हेडलेस मोड में। तो मैं अगर हेडलेस मोड में क्रोम को चलाऊँ तो मेरी ASIN.html करके सेव होंगे, जो भी मेरा डेटा है वो ASIN.html के नाम से सेव होगा। तो आप देखो यहाँ पर ये चल गया है और चलने के बाद आप देखना जो मेरा ओके, तो ये कह रहा है कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट डेटा स्लैश ये \n.html। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो \n है उसको मुझे थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट डेटा स्लैश, तो मैं जब राइट कर रहा हूँ ना यहाँ पर तो मैं न्यू लाइन नहीं दे सकता फाइल नेम में, ये बेसिकली बोल रहा है ये। तो एक चीज़ करते हैं ना, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं .strip, इसके नेम को स्ट्रिप कर दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, चलेगा ये नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली लेकर आ रहा है जो डेटा है उसको एंड फाइनली मेरे ASIN के नाम से। ओके, तो ये कह रहा है \n नहीं आना चाहिए, नाम में \n नहीं आना चाहिए। तो मुझे ना product.strip करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ये मुझे product.strip करना पड़ेगा। चल जाना भाई इस बार, हाँ चल गया इस बार। और यहाँ पर मुझे ASIN.html दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा ASIN.html दिख रहा है मुझे, जो कि अच्छी बात है। तो हम ASIN.html के उससे ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा को अपने। तो जब भी हम ये करेंगे तो क्या होगा कि एक तो हमारा सारा डेटा चलेगा और फिर उसके बाद वो हमारा जो फाइनल डेटा है उसमें अपेंड कर देगा। तो जो हमारा फाइनल डेटा होने वाला है ना उसमें आ जाएगा सब कुछ। तो आप देखो फाइनल डेटा में यहाँ पर आ गया। इसका प्राइस ये अगर हम रोज़ रोज़ रन कर रहे हैं, इसको, तो क्या होगा कि 4990 है, 4990 है। तो अलग अलग हमारे जो ASINs हैं उनके अलग अलग प्राइसेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर फाइनल डेटा.txt कर लिया। आप चाहो तो इसको एक डेटा फ्रेम में भी रख सकते हो, जो कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मेरा फाइनल डेटा.txt कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। मैं चाहूँ तो इसको मैं अपने डेटा फ्रेम में भी लिख सकता हूँ। तो यार ये था हमारा किस तरह से हम लोग इसको
एक फाइल में डाल सकते हैं। जो हमारा फाइनल डेटा है वो हमने फाइल बनाई, लेकिन फाइनल डेटा की फाइल बनाना इज़ नॉट वायबल। क्यों क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि यार ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम कोई फाइल से थोड़ी ना रीड करेंगे अपने जब वेब ऐप बनाएंगे। तो वेब ऐप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोंगो डीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि पाई मोंगो को इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा पाई मोंगो, जो कि मुझे लेकर जाएगा पाई मोंगो की डॉक्यूमेंटेशन में। पाई मोंगो बेसिकली मोंगो डीबी का ड्राइवर है पाइथन के लिए। हम यहाँ पर क्विक स्टार्ट में जाना चाहते हैं, मुझे एग्जाम्पल्स चाहिए बेसिकली। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोग को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक वाला जो एग्जाम्पल है मैं वो लेना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो इन्होंने बताया कि किस तरह से आप लोग एक क्लाइंट बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है यार, हम ये करेंगे क्लाइंट इज इक्वल टू मोंगो क्लाइंट लोकल होस्ट, ठीक है। और इसके बाद हम बहुत ही ईजिली एक डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं, और डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद हम पाई मोंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम पाई मोंगो इम्पोर्ट मोंगो क्लाइंट, और इसके बाद हमारा क्लाइंट ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे db इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्लाइंट, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन। तो मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन लिख दिया। लेट मी चेक, हाँ यहाँ पर ये मेरा डेटाबेस ऐसे काम करता है। कलेक्शन इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, प्राइसेस, कलेक्शन इज इक्वल टू कलेक्शन इज इक्वल टू हम लिखेंगे db प्राइसेस, ठीक है। तो db प्राइसेस यहाँ पर हो जाएगा। तो अमेज़ॉन हमने बनाया, और इसके बाद हमने प्राइसेस बनाया, और कलेक्शन इज इक्वल टू db प्राइसेस किया, बढ़िया। अब हमें बेसिकली इंसर्ट करना है ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है मुझे। कैसे करूँगा मैं इंसर्ट, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट इंसर्ट्स 1। तो मैं अपने मैं यहाँ पर इसको ऐसे इंसर्ट करूँगा, मैं बताता हूँ। तो मैं सिंपली कहूँगा कि कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1। तो मैं यहाँ पर जहाँ पर मेरा ये 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एक्सट्रैक्ट डेटा के अंदर, मैं यहाँ पर लिखूँगा कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा, और मैं लिखूँगा प्राइस इंट और ASIN टाइटल और टाइम, ठीक है। लेकिन मैं इसको एज अ डिक्शनरी ही इंसर्ट कर सकता हूँ, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो मुझे इस डिक्शनरी को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो मैं कुछ इस तरह से ये करूँगा, और इसके बाद मैं लिखूँगा ASIN, इसको डबल कोट में लिखूँगा। तो बेसिकली इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ मैं एज अ पाइथन डिक्शनरी। सेम गोज़ फॉर दिस, और इसको कॉपी करके यहाँ पर टाइटल हो जाएगा टाइटल, एंड टाइम हो जाएगा हमारा टाइम, जो भी टाइम पे हमने इसको लिया है यहाँ पर टाइम हो जाएगा, नॉट टाइटल, टाइम। लेट्स सी कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं इसको रन करूँगा जैसे ही, होपफुली कोई एरर नहीं आएगा। हेडलेस मोड में चल रहा है हमारा ब्राउज़र। तो न्यू वर्जन अवेलेबल ये मुझे बोल रहा है, बट लेट मी कनेक्ट टू द लोकल मोंगो डीबी इंस्टेंस। और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन नाम का डेटाबेस बना कि नहीं बना। तो यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अमेज़ॉन नाम का डेटाबेस बनेगा, और इसके अंदर प्राइसेस के अंदर हमारा डेटा आएगा। तो हमारा डेटा आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस एक्सट्रैक्शन स्क्रिप्ट को चलाते रहेंगे, और फाइनली फिर जो हमारी वेब ऐप होगी वो इसको प्लॉट करेगी। तो आइडियल सिनेरियो में क्या होगा कि जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अगर आप लोग मान लो इसको चलाना चाहते हैं अपने एक लिनक्स VPS पर, तो आपको सिस्टम वाइड प्रॉक्सी सेट करनी पड़ेगी। नोडमेमन की प्रॉक्सी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको बल्क में करना चाहते हैं तो आपका एरर आ जाएगा। आप चाहते हैं एरर ना आए, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये डेटा तो मेरा सारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो ये मेरी स्क्रिप्ट जो है ये मेरी चलती रहेगी, और मुझे डेटा पॉपुलेट करके देती रहेगी, ठीक है। जैसे ही मेरा प्राइस चेंज होगा मुझे प्राइस चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर अभी ये डेटा दोबारा से पॉपुलेट कर रहा है, और डेटा पॉपुलेट करने के बाद उसमें से प्राइसेस एक्सट्रैक्ट कर रहा है। प्राइसेस एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर ये कलेक्शन इंसर्ट करके दे रहा है। तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन पार्ट अभी कंप्लीट हो गया है। इसका आउटपुट क्या था, इसका आउटपुट मोंगो डीबी में था। इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो 12 डॉक्यूमेंट्स आ गए। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, अपनी वेब ऐप में जाऊँगा, और अपनी वेब ऐप से इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा। तो मेरी जो वेब ऐप है वो मैं बनाने वाला हूँ Next.js के अंदर। तो चलो यार अब अपनी वेब ऐप को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहीं पर एक वेब ऐप बनाऊँगा। मैं टर्मिनल में आऊँगा, और टर्मिनल के अंदर मैं लिखूँगा npx create next app latest, और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर। तो अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर, और डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ जाऊँगा, और फाइनली इस फोल्डर को खोल के VS कोड में खोलूँगा, ठीक है। इस फोल्डर को VS कोड में खोलूँगा, और VS कोड में मैं जैसे ही खोलूँगा
आप लोग यहाँ पर देखो कि मुझे मेरी Next.js ऐप मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, 2 पेजेस बनाना चाहता हूँ। एक तो मेरा मेन पेज होगा जो कि मेरा होम पेज होगा, जिसमें मैं सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिंक करूँगा कि भाई एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या होगा कि उन प्रोडक्ट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा कि उन प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उनको मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ अभी मैं यहाँ पर चार्ट्स रिएक्ट लिखता हूँ और यहाँ पर रिएक्ट चार्ट्स नाम की एक लाइब्रेरी आ गई है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो गेट स्टार्टेड करते हैं, देखते हैं कैसे इसे यूज़ करना है। इंस्टॉलेशन, तो सबसे पहले हम npm इंस्टॉल ये करेंगे और सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ ये चल पड़ा क्या। हाँ ये चल पड़ा। और ये जो main.py इसको बंद करूँगा अभी के लिए, और अभी हम सारा काम यहाँ पर अपना फोकस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको npm से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके बाद गेटिंग स्टार्टेड। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको एक डेटा मिलता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये डेटा आपको मिलता है। फाइनली आपको इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो कैसे आप लोग प्लॉट करोगे, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको चलाने की कोशिश करूँगा और मैं यहाँ पर ये जो डेटा है इसको कॉपी करूँगा और इसके बाद मैं चार्ट्स को इंपोर्ट करूँगा। तो लेट मी कम बैक टू माय VS Code। तो मैं npm रन डेव करूँगा सबसे पहले तो, ताकि मेरा डेवलपमेंट सर्वर चल जाए। पेजेस में मैं आऊँगा अपने ऐप page.js में आऊँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि page.js में आऊँगा और ये जो मेन है इसको हटाऊँगा यहाँ से और यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा और इस डिव के अंदर मैं अपना जो भी मेरा कंटेंट है वो लिखूँगा। बट उससे पहले मैं इसको ना ज़रा टाइप्स को हटा के मैं इसको जावास्क्रिप्ट में चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो जहाँ जहाँ मेरा टाइपस्क्रिप्ट वाला काम था वो मैंने हटा दिया है। टाइपस्क्रिप्ट वाला मैंने सब हटा दिया। यहाँ से ये डेटा है लेबल रिएक्ट चार्ट्स और ये लेबल रिएक्ट क्वेरी डेटा ये है, ठीक है बढ़िया। अब क्या करेंगे, इम्पोर्ट चार्ट्स करेंगे, इम्पोर्ट चार्ट फ्रॉम रिएक्ट चार्ट्स एंड लेट्स सी कि ये करने से क्या दिखता है हमको। तो एक तो हमें प्राइमरी एक्सेस बनानी है, एक सेकेंडरी एक्सेस हमें बनानी है, ये दोनों भी बना लेते हैं डेटा के साथ साथ। तो ये प्राइमरी एक्सेस सेकेंडरी एक्सेस भी बन गई हमारी। कोलन के बाद वाला जो भी है ये मैं हटा दूंगा, इसको सिर्फ यूज़ मेमो रहने दूंगा ऐसे, और इसको सिर्फ ऐसे रहने दूंगा मैं। एंड सेम गोज़ फॉर दिस, ये भी हटाऊंगा मैं। और इसके बाद मैं ये जो चार्ट्स वाला पार्ट था उसको मैं कॉपी करूँगा। तो ये जो चार्ट्स वाला पार्ट था इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। और अब हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट 3000 पर जाएंगे, 3000 पर जाएंगे हम। एंड हमारा सर्वर चल रहा है ना, ये देखना पड़ेगा एक बार। यस, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐड द यूज क्लाइंट डायरेक्टिव, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है ठीक है, यूज क्लाइंट लिखते हैं। यूज क्लाइंट मैंने लिखा यहाँ पर, और क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, इम्पोर्ट रिएक्ट और ओके नेक्स्ट क्रिएट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यार माय बैड, मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, और वो ये है कि मैंने यहाँ पर जो मेरा ये लेबल्स हैं इनको मैंने सही से नहीं बनाया है। यूज़ मेमो को हमें एक फंक्शन देना पड़ता है, तो मुझे सिर्फ इतना हटाना चाहिए इसको ऐसे, ठीक है। तो ये मैं ऐसे हटाऊँगा एंड सेम गोज़ फॉर दिस वन, ये हटाऊँगा बस मैं, बाकी मेरा काम करना चाहिए। सो बेसिकली समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब देखो काम ही ऐसे करता है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस डेटा को अल्टर किया है। मैंने डेट को एक नंबर कर दिया, स्टार्स को एक नंबर कर दिया। और बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर मल्टीपल डेटा डाल सकते हो। ये एक अरे इसलिए है क्योंकि जितने भी डेटा पॉइंट्स आप डालोगे सब प्लॉट हो जाएंगे। फिर प्राइमरी एक्सेस जो कि एक फंक्शन है, हम इसको मेमोराइज कर रहे हैं यूज़ मेमो का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी एक्सेस में हम कह रहे हैं डेट डाल दो और सेकेंडरी एक्सेस में डाल दो स्टार्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोग डाल रहे हैं और ये प्लॉट होकर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पर हमारा डेट चल रहा है, यहाँ पर हमारा स्टार चल रहा है, ठीक है। तो ये हम कुछ इस तरह से डाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो प्रोडक्ट की डेट है और जो हमारा प्राइस है वो हमें लेकर आना है। अब देखो आप यहाँ पे होवर करोगे तो ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर ये 44 है और रिएक्ट चार्ट्स 2023 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि वेलकम टू अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर लिखूँगा सबसे पहले। तो मैं मेरा जो यहाँ पर बेसिकली एक फ्रैगमेंट बनेगा रिएक्ट का, जिसके अंदर मैं ये डिव डालूंगा और मैं यहाँ पर एक h1 लगाकर, बेसिकली टेलविंड CSS का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिखेंगे h1 और लिखेंगे वेलकम टू, और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर, ठीक है। मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर लिख दिया, वेलकम टू अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर। और उसके बाद यहाँ पर हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे और हमारे उन अलग अलग प्रोडक्ट से क्या होगा कि हम उनके चार्ट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया यार।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना होगा। उसके बाद हम एक पेज बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट होगा वो, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा ASIN और इसके नाम से एक इस तरह से बनाऊँगा मैं page.js। तो यहाँ पर /product/ASIN आएगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, हाउ अबाउट कि हम क्या करें कि ASIN के नाम से ही कर दें इसको, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बट मान लो कि आप इसको कुछ इस तरह से खोलना चाहते हो। बेसिकली मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता था और मैंने बना दिया फोल्डर। तो लेट मी डिलीट दिस यार, लेट मी डिलीट दिस। और मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को हम डिलीट कर रहे हैं। हाँ, आई होप कि मैंने कुछ और डिलीट नहीं किया। हाँ ठीक है, इसने डिलीट परमानेंटली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ऐप के अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर ASIN और /page.js, ठीक है। तो ये बेसिकली हम Next.js के डायनामिक राउट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ Next.js डायनामिक राउटिंग, तो मुझे डायनामिक राउट्स के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, विच इज़ व्हाट आई वांट टू यूज़। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं जावास्क्रिप्ट कर लेता हूँ, इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं यही करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ माई पोस्ट और यहाँ पर params.slugin का मेरा ASIN हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मेरा ASIN मिल जाएगा और ये जो जो चीज़ें मैंने इंपोर्ट की हुई है ना, ये सब चीज़ें मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पर, और ये मेरा एक क्लाइंट कंपोनेंट होगा, ठीक है, बढ़िया। और मैं ये जो डेटा है मेरा और ये जो प्राइमरी एक्सेस सेकेंडरी एक्सेस है, ये भी मैं ऐसे ही ले जाऊँगा वहाँ पर, और ये भी मैं ऐसे ही ले जाऊँगा यहाँ पर। और इसके बाद मैं चार्ट्स भी ऐसे ही ले जाऊंगा, क्योंकि चार्ट्स मैं अपने प्राइमरी पेज पे नहीं दिखाऊंगा। और मैंने यहाँ पर साइज़ 64 लगाया हुआ है, जो कि आपने देखा होगा। साइज़ 64 इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये मुझे दिख जाए, ठीक, वरना ही मुझे दिखेगा नहीं, साइज़ मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो मैंने ये किया, यहाँ पर मुझे ASIN मिलेगा। फिर इसके बाद मैं ASIN से डेटा को एक्सट्रैक्ट करूँगा और डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इसको डिस्प्ले करूँगा। तो अभी मेरी ऐप डेफिनेटली ब्रेक हो गई होगी। वेलकम टू अमेजोन प्राइस ट्रैकर भले ही लिख कर आ रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक nav बार बना सकता हूँ, एक कंपोनेंट्स नाम से। मैं कह सकता हूँ components/navbar.js RAFCE, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक nav, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्लास नेम इज इक्वल टू flex, और एक यहाँ पर div.logo, और मैं यहाँ पर amazon ट्रैकर लिख दूँगा, BG ब्लैक कर दूंगा, टेक्स्ट वाइट कर दूंगा, और यहाँ पर एक UL बनाऊंगा और UL में मैं क्लास नेम दे दूंगा फ्लेक्स, और जस्टिफाई मान लो बिटवीन, और यहाँ पर एक LI दूंगा। यहाँ पर मैं बनाऊंगा होम, मतलब जैसा nav बार होता है बिल्कुल वैसे ही मैं करूँगा। अबाउट कर देंगे यहाँ पर और एक कॉन्टैक्ट कर देंगे यहाँ पर, ताकि एक अच्छी वेबसाइट की तरह हमें दिखे। तो कुछ चेंज हुआ नहीं क्योंकि मैंने nav बार को इम्पोर्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ पर nav बार को इम्पोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर nav बार मैंने लगा दिया है, कुछ इस तरह से लगाऊंगा nav बार को और इंपोर्ट करूंगा nav बार को एट द टॉप। तो इंपोर्ट nav बार फ्रॉम कंपोनेंट्स nav बार, और यहाँ पर हमारा nav बार आ गया है, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट लुकिंग गुड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन करना पड़ेगा, और जस्टिफाई बिटवीन करके यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, बहुत अच्छी बात है। और एक गैप भी करूँगा मैं, गैप मान लो मैं गैप देने से कुछ होगा नहीं, एक्चुअली मुझे PX देना पड़ेगा। मान लो मैं PX4 देता हूँ और यहाँ पर मैं गैप दे दूँगा, तो यहाँ पर मैं गैप 5 देता हूँ मान लो। तो ये थोड़ी दूरी बना लेंगे एक दूसरे से, और इसमें मैं Y में भी पैडिंग देना चाहता हूँ। तो हाउ अबाउट वी गिव P4 इंस्टेड ऑफ PX4। आई थिंक ठीक ठाक दिख रहा है ये, ठीक है। आप अच्छे कलर्स और यूज़ करोगे और बढ़िया लगेगा। फिर इसके बाद हम कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ div.container, जो कि मुझे एक मैक्स विड्थ कंटेनर देगा। और मैं यहाँ पर अगर MX ऑटो कर दूँ तो सब कुछ सेंटर भी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर मैं इसको डेफिनेटली इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर दूंगा। तो मैं क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर यहाँ पर करूँगा और फॉन्ट बोल्ड करूँगा और टेक्स्ट 3XL करूँगा, 2XL करता हूँ, ठीक है। देखता हूँ कैसा लग रहा है। वेलकम टू अमेजोन प्राइस ट्रैकर कर दिया, और मैं चाहूँ तो इसमें PY5 कर सकता हूँ, तो ये थोड़ी दूरी बना लेगा Y एक्सेस में। मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक वी कैन इंक्रीज द साइज़ एज वेल, बट मुझे ठीक लग रहा है। आई थिंक दिस साइज़ इज़ परफेक्ट। तो ये करने के बाद हम यहाँ पर अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है डिस्प्ले कराएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो, तो आप वो सारे प्रोडक्ट्स डाल सकते हो। तो मैं तो क्या करूँगा कि MongoDB से लेकर आऊँगा सारे प्रोडक्ट्स, बट ये जो हमारा nav बार हमने यहाँ पर लगाया, हमने ये अमेजोन प्राइस ट्रैकर यहाँ पर लगाया, अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट्स को लेकर आना है। तो प्रोडक्ट्स को लाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सर्वर साइड यूज़ करना पड़ेगा हमें।
और हमारा ये क्लाइंट कंपोनेंट है। तो अगर मैं इसको एक सर्वर कंपोनेंट बना दूँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद मैं MongoDB npm लिखूंगा अगर, तो मुझे MongoDB का पैकेज मिल जाएगा npm का, जिसको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। और बहुत ही इजीली मैं यहाँ पर npm इंस्टॉल MongoDB करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं npm इंस्टॉल MongoDB करूँगा। मेरा MongoDB इंस्टॉल हो जाएगा और MongoDB को इंस्टॉल करने के बाद मुझे सिंपली क्या करना है कि Mongo क्लाइंट को इंपोर्ट करना है, और ये ऐसे करके मुझे लेकर आना है, क्या लेकर आना है मुझे लेकर आना है डेटा फ्रॉम माय कलेक्शन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम देखना पड़ेगा क्या है, एक्चुअली डोंट रिमेंबर टू बी ऑनेस्ट। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्शन बनाएंगे अपने Mongo क्लाइंट से, एंड हमारी कलेक्शन का नाम, डेटाबेस का नाम है अमेज़ॉन, और हमारी कलेक्शन का नाम है प्राइसेस। ठीक है, तो हम सिंपली अवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने डेटाबेस का नाम लेके अपनी कलेक्शन का डेटा लेकर आएंगे। तो हम यही करेंगे, हमने यहाँ पर ये किया, और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एसिंग कर देंगे इसको। क्लाइंट डॉट कनेक्ट किया और इसके बाद क्लाइंट डॉट डी बी नेम किया कलेक्शन, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्राइसेस। ठीक है, तो ये हमारा db डॉट कलेक्शन प्राइसेस हो गया। लेट मी सी कि कैसे हम लोग डेटा लेकर आ सकते हैं। फाइंड रिजल्ट कलेक्शन डॉट फाइंड, और हम ये कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यार देखो, आप फाइंड करो और सारे प्रोडक्ट्स को फाइंड करो और यूनिक प्रोडक्ट समेत। तो अगर हमने सारे भी फाइंड कर लिए यहाँ पर और उसके बाद हमने उनमें से यूनिक टाइटल्स निकाल लिए, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कलेक्शन डॉट फाइंड डॉट टू अरे। अभी मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो फाइंड रिजल्ट है वो क्या आ रहा है। तो ये देखने के लिए मैं आऊँगा अपने यहाँ पर, और ये मुझे एरर दे रहा है इट सीम्स। ये कह रहा है कि न्यू Mongo क्लाइंट। आई थिंक मैंने Mongo क्लाइंट इंस्टॉल नहीं किया, Mongo क्लाइंट मैंने इंस्टॉल किया है। लेट्स सी यार कि क्या इशू है। रीलोड किया, देखो यार, आप इंसान हो तो गलती तो करोगे पहली बार में भी। और यहाँ पर ये कह रहा है कि एरर एरर एरर। ठीक है, Mongo क्लाइंट इज़ नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली मैंने Mongo क्लाइंट को इंपोर्ट नहीं किया था, जो कि एक एरर था। एंड या वी हैव ऑल दी ऑब्जेक्ट्स जो कि आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि यूनिक ASINs चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं ChatGPT से बोल सकता हूँ कि ChatGPT तुम पता है क्या करो, तुम चेंज दिस टू गेट मी यूनिक ASINs, हियर इज़ हाउ माई डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक। ठीक है, तो मैं अगर इसको एक डॉक्यूमेंट कॉपी करके दे दूँ, मतलब मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो कुछ ऐसा दिखता है। कहाँ गया ChatGPT, ये रहा। अब ये क्या करेगा, मुझे बोलेगा अगर तुम्हें यूनिक चाहिए तो डॉट डिस्टिंक्ट कर लो तुम और ASIN कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम डॉट डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट डिस्टिंक्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ASIN करेंगे। लेट्स सी काम करता है कि नहीं करता है। टू एरे इज़ नॉट अ फंक्शन। इट सीम्स कि हमें अब टू एरे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एंड हमारे पास ये यूनिक ASINs आ गए। ठीक है, यूनिक ASINs हमारे पास आ चुके हैं, और इन यूनिक ASINs से अब हम कहेंगे कि अगर हम इसको डॉट डिस्टिंक्ट को ASIN और टाइटल कर दें तो क्या होगा, यूनिक ASINs एंड टाइटल। अगर मैं इसको चेंज करूँ और मैं कहूँ कि मुझे चाहिए यूनिक ASIN एंड टाइटल। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं तो इसने एग्रीगेशन फंक्शन लगा दिया। तो मैं ये एग्रीगेशन क्वेरी लूँगा, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ AI नाउ। बिल्कुल आपको ऐसे ChatGPT इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आजकल। तो एग्रीगेशन का मैंने वीडियो बाय द वे बना रखा है, इन केस आपको नहीं पता, बट दिस इज़ हाउ बेसिकली यू यूज़ AI टू योर एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर टाइटल और ASIN ले लिया है। ठीक है, तो मेरे पास कहाँ पर आ रहा है मेरा टाइटल और ASIN, मेरे पास फाइंड रिजल्ट में आ रहा है। तो मेरा जो फाइंड रिजल्ट है वो क्या है, फाइनली मेरा फाइंड रिजल्ट यहाँ पर, इज इट एन अरे, लेट मी चेक, क्या मेरा अरे है फाइंड रिजल्ट? हाँ, मेरा फाइंड रिजल्ट एक अरे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊँगा और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कुछ इस तरह से, और मैं कहूँगा फाइंड रिजल्ट डॉट मैप, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कहूँगा रिटर्न करो। क्या रिटर्न करोगे, एक स्पैन रिटर्न करो, और उसके अंदर क्या दोगे, आइटम डॉट टाइटल दोगे सबसे पहले तो। ठीक है, और क्या दोगे उसके बाद,
आइटम डॉट टाइटल दोगे और उसके बाद जो उसमें href दोगे, एक लिंक बनाओगे उसको, ठीक है, लिंक href इज इक्वल टू और आइटम डॉट asin इसको करेंगे। अभी हम बनाएंगे यूआरएल ठीक से, बियर विद मी, बट अभी मुझे लिंक वाला काम करने दो। तो मैं इस लिंक को ऐसे ये कर दूंगा, ठीक है। तो इंपोर्ट लिंक करता हूँ यहाँ पर ऊपर, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है। तो ये मैंने किया और href इज इक्वल टू पता है क्या होगा, href इज इक्वल टू होगा, कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैं एक बैकटिक का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा https://amazon.in/dp/ और यहाँ पर हमारा asin आ जाएगा, item.asin। नाउ लेट मी सी कि यार ये कैसे दिख रहा है। तो यार मैंने ये स्पैन गलत लिख दिया, मुझे इसको डेव बनाना चाहिए था, सबसे पहली गलती मेरी, इसको मुझे डेव बनाना चाहिए था। एंड इट वुड बी ग्रेट यार अगर हम इसको एक li बनाएं, क्या कहते हो आप लोग, अगर हम इसको एक li बनाएं तो ये एक लिस्ट आइटम की तरह दिखेगा ये, लेकिन नीचे न्यू लाइन में क्यों नहीं दिख रहा है, दिस इज़ अ बिग इशू फॉर मी। तो एक डिव के अंदर मैंने एक लिंक बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक डिव बनाया है, ओके, और मुझे बेसिकली ना इसको एक li के अंदर डालना होगा। और मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ul का इस्तेमाल करूँगा और इसके अंदर के li's को पॉपुलेट करूँगा मैं। लेट मी चेक व्हाट्स रॉन्ग। तो ये जो डिव है हमारा, ये डिव इसका क्लोज हुआ, ये लिंक इसका क्लोज हुआ, li, अच्छा li इसका क्लोज होगा, ओके। तो ये li कुछ इस तरह से आएगा और मैं यहाँ पर div की जगह ul कर दूंगा इसको। मैं कहूँगा यार ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ये यहाँ पर ये ऐसे बंद होगा एंड दिस शुड चेंज नाउ, दिस शुड चेंज नाउ, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट डेसिमल करता हूँ इसको सबसे पहले तो, हाँ। तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर मुझे दिखा रहा है और यहाँ पर इसका लिंक भी बन चुका है। और मैं इसको क्या करूँगा कि बोल्ड कर दूँगा, तो इसको फॉन्ट बोल्ड करते हैं और यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक my4 दे दूँगा, विच माइट बी अ लॉट, देखता हूँ, हाँ ठीक है। वेलकम टू अमेजॉन प्राइस ट्रैकर। अब आप क्या करोगे कि इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये अमेजॉन का डीपी लिंक खोलेगा, बट एक्चुअली में हमें अमेजॉन का डीपी लिंक नहीं चाहिए, हमें चाहिए /asin पे जाना है हमें। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लिंक मैं क्या करूँगा कि इसका एक कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा /dp/, इनफैक्ट सिर्फ /आइटम का asin। तो जब हम आइटम के asin पे जाएंगे तो ये हमें खोल के देगा आइटम का asin और यहाँ पर हमें इसका लाइन चार्ट दिख जाएगा। लेकिन अभी ये लाइन चार्ट इसका नहीं है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पेज को बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा नैवबार को। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक नैवबार इंपोर्ट करूँगा। नैवबार को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर नैवबार लगाऊंगा और नैवबार को लगाने के बाद मैं यहाँ पर ट्रैक प्राइस फॉर और यहाँ पर जो आइटम का asin है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद इस डेटा को हमें बस लाना पड़ेगा अपने MongoDB में से। तो डेफिनेटली वील हैव टू क्रिएट दिस एज अ सर्वर कंपोनेंट। नाउ वेट अ सेकेंड, हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें डिस्प्ले chart.js लिखना पड़ेगा और ये होगा हमारा क्लाइंट कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर यूज क्लाइंट लिखूंगा और ये जो चार्ट वाला पार्ट है, जो हमारा चार्ट वाला पार्ट है वो मैं दे दूंगा इसको। तो ये जो चार्ट वाला पार्ट होगा हमारा, यानी कि ये जो हमारा ये डिव है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रिटर्न होगा हमारा ये वाला डिव, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ और ये जो फंक्शंस हैं सारे ये भी वहीं पर जाएंगे। मैं बस यहाँ से क्या करूँगा, डेटा पास करूँगा। तो ये जो फंक्शंस हैं वो भी यहाँ पर जाएंगे, मैं बस यहाँ से डेटा पास करूँगा। डेटा इसको मिल जाएगा एज अ प्रॉप। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्प्ले चार्ट लिखूँगा और एज अ प्रॉप दूंगा। तो डिस्प्ले चार्ट और मैं डिस्प्ले चार्ट ऐसे करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा, मैं क्या लिखूँगा, मैं डेटा इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। अब ये डेटा मुझे निकालना पड़ेगा कहाँ से, अपने MongoDB में से। तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर करनी पड़ेगी मेहनत। तो मैं आऊँगा ऊपर, जिस तरह से मैंने ये कनेक्शन URL यहाँ पर डाला है मैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर कनेक्शन URL अपना डालूँगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर
अपनी क्वेरी को रन करूँगा तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मुझे डेटा निकाल के दो इस फॉर्मेट में। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट एसिंक फंक्शन कर देता हूँ। तो कलेक्शन इज इक्वल टू डी बी डॉट कलेक्शन प्राइसेस हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, ठीक है। डेट स्टार्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर डेट और प्राइस, ठीक है। मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए और मैं इस डेटा को उड़ाऊँगा क्योंकि मुझे डेटा चाहिए इस फॉर्मेट में। तो कैसे मैं इस फॉर्मेट में लेकर आऊँगा डेटा को? तो यार सबसे पहले मैं इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ और मैं इसका नाम रख लूँगा प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं इसका नाम रखूँगा। और यहाँ पैरम्स में मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ASIN आ रहा है पैरम्स में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा और मुझे यहाँ पर चाहिए डेट और प्राइस बस। तो मैं ChatGPT से कहूँगा कि fetch data in this format given the ASIN, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा let ASIN is equal to, मैं यहाँ पर BUV कर दूँगा और अब मैं देखता हूँ कि ये कर पाता है कि नहीं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेशन पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे कि कॉपी करेंगे और देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिकली मैं डेटा को इस फॉर्मेट में फैच करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, इसको ऐसे कर दूँगा और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अवेट कलेक्शन डॉट एग्रीगेट। क्या कलेक्शन मेरी प्राइसेस है? हाँ, मेरी कलेक्शन प्राइसेस है और मैंने इसको 2 अरे कर दिया और मैं यहाँ पर console डॉट लॉग डेटा करूँगा एंड लेट मी चेक इफ इट वर्क्स। यहाँ पर ये कह रहा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ओनली वर्क्स इन क्लाइंट कंपोनेंट। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्लाइंट डायरेक्टिव यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ओनली वर्क्स इन क्लाइंट। ओके, तो मैंने यहाँ पर चार्ट्स को इम्पोर्ट किया हुआ है, मे बी दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इम्पोर्ट चार्ट फ्रॉम React चार्ट्स and what else? Mongo client is not defined. Okay, that makes a lot of sense. Import Mongo client. फिर इसके बाद ये कह रहा है ASIN is not defined, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा let ASIN is equal to params dot ASIN, ठीक है। एंड ये करने के बाद ये कह रहा है display chart is not defined, तो हमें import करना पड़ेगा display chart component को भी। and it says invalid scale type, अनेबल टू इन्फर टाइप फ्रॉम डेटा। ओके, तो कुछ इशू यहाँ पर आ रहा है बट मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा डेटा अभी कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो मेरा डेटा में ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली में मुझे यहाँ पर टाइम लिखना है, डेट नहीं लिखना है, टाइम लिखना है। एंड टाइम लिखूँगा तो ये जो है मेरे पास आ जाएगा टाइम। ये गलती थी क्योंकि मुझे जो डेटा चाहिए वो इस फॉर्मेट में चाहिए, लेबल प्रोडक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं, टाइम आना चाहिए। अब ये यहाँ पर नल आ रहा है, लेट मी चेक कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा $ग्रुप टाइम लिखा और फिर इसके बाद डेटा लेबल प्रोडक्ट। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या इशू है, क्या कहीं और मैं डेट यूज़ कर रहा हूँ। काम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि इम्पोर्ट कर सकता हूँ यूज़ इफेक्ट और इसके बाद यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि console.log करूँगा डेटा को, जो कि मुझे ब्राउज़र में दिखेगा। तो राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पर मुझे डेटा दिखना चाहिए अगर सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे डेटा नहीं दिख रहा है, विच मीन्स देयर इज़ सम अदर इशू। तो मैं इसको रिफ़्रेश भी कर रहा हूँ अगर, तो मुझे यहाँ पर मेरा डेटा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर एक इशू तो मुझे दिख गया और वो है कि जो डेटा है हमारा उसमें हमारे पास टाइम है और प्राइस है। तो यहाँ पर जो डेट है उसको मैं टाइम कर दूंगा और इसको यहाँ पर प्राइस कर दूंगा। तो एक इशू तो ये मैंने फिक्स करना था और ये इशू फिक्स करने से काइंड ऑफ मेरा फिक्स हो गया, लेकिन डेट अभी यहाँ पर सिर्फ एक है हमारे पास। तो हमारा डेटा ही एक्चुअली आज का है, तो इसलिए ये प्लॉट सही से नहीं हो पा रहा है। तो आई डू वन थिंग, ये B0 ये जो हमारा ASIN है, मैं इस ASIN के लिए डेटा MongoDB में जाके ऑल्टर करूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो आपको यही दिखेगा क्योंकि आज का डेटा हमारे पास है। तो मैं इसके प्राइस को ना थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ। मान लो ये हो गया, इतने का हुआ ये, और इसको अपडेट कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको भी अपडेट करता हूँ पेंसिल पर क्लिक करके। मैं यहाँ पर इसको ये इतने का कर देता हूँ और एक और मैं यहाँ पर एडिट करूँगा और उसको मैं कर देता हूँ लेट अस से MSI कटाना, मैं इसको कर देता हूँ, मान लो ये 1,09,000 का हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना तो आप देखो कि इसका डेटा जो है वो एक्चुअली ये सेम डेटा क्यों फैच हो रहा है, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू फाइंड। तो ये प्राइसेस अलग अलग हैं, देखो डेटा तो यहाँ पर बिल्कुल सही पहुँच रहा है, 76,
फिर 89, फिर अच्छा मुझे टाइम भी चेंज करना पड़ेगा, प्राइस के साथ साथ मुझे टाइम भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने जो डेट लिखा हुआ है यहाँ पर वो 30th लिखी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक 29th की डेट जो है वो डाल दूँगा। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेंसिल पर क्लिक करके 28 डाल दूंगा। फिर एक और पेंसिल पर क्लिक करके मैं 21 डाल दूंगा, ठीक है। तो 30 है उसको मैं 21 कर दूंगा या 20 कर दूंगा। तो मैं अगर इसको 20 कर दूं तो ये अलग अलग डेट्स पे डेटा हो गया। और अब आप लोग यहाँ पर देखोगे, रीलोड करोगे एंड येस दिस इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो हमारा डेट है वो यहाँ पर सही से नहीं आ रहा है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि डेट सही से नहीं आ रहा है। देखो 28 यहाँ पर हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 29 हुआ। तो मुझे इसको ना सॉर्ट करना पड़ेगा बाय डेट ऑल्सो। तो मैं क्या करूँगा, ChatGPT से कहूँगा सॉर्ट इट बाय डेट, ठीक है। तो इसको अगर मैं डेट से सॉर्ट करना चाहता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर $sort time 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एग्रीगेशन क्वेरी है, जो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू वाला एग्रीगेट फंक्शन है, मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं इसे पेस्ट करूँगा यहाँ पर। तो ये जो मेरा 2 एरे वाला यहाँ तक का पार्ट है, इसको मैं कंट्रोल भी करूँगा। एंड अगेन मुझे यहाँ पर टाइम करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ डेट लिखा है वहाँ वहाँ मुझे टाइम करना पड़ेगा। डेट कहीं और तो नहीं लिखा है ना, नहीं और कहीं नहीं लिखा है डेट। एंड नाउ दिस इज़ लुकिंग लाइक समथिंग। तो देखो आपका जो चार्ट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसको एक कंटेनर में डालना पसंद करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा div.container और यहाँ पर मैं लिखूँगा mx auto, ताकि ये सेंटर हो जाए। और py भी मैं इसमें दे दूँगा, P9 देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो ये सेंटर हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो एक्चुअल में अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ इसको इंस्पेक्ट करके, तो ये जो हमारा कंटेनर है ये इतना ही बड़ा चार्ट है। तो मैंने यहाँ पर इसको P9 जब किया तो ये इतना चौड़ा चार्ट है। एक्चुअली आप देख सकते हो कि ये ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, मतलब काफ़ी सही दिख रहा है ये ऐसे भी। और UI पे आप डेफिनेटली काम कर सकते हो, बट आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, मैं चाहता हूँ कि इसमें लिंक्स भी मैं ऐड करूँ। एक्चुअली मैंने लिंक्स ऐड नहीं करे, तो मैं यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, और मैं यहाँ पर एक लिंक ऐड करूँगा और मैं लिखूँगा href इज इक्वल टू स्लैश, और फिर मैं ये करूँगा और फिर मैं ये करके Ctrl+X करूँगा और फिर ये करूँगा। और आप देखो यहाँ पर कि मैं रिफ्रेश जैसे ही करूँगा और मैं होम पर क्लिक करूँगा तो मैं आ गया वेलकम टू अमेजॉन प्राइस टैगर। अब आप बताओ, आपको मान लो ये देखना है AC डाइकिन का 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट AC, आपने इस पर क्लिक किया और इसका ग्राफ आपको दिख गया। डेफिनेटली हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, सारे प्राइसेस सेम है। देखो 4 पॉइंट एक ही जगह पर आ रहे हैं, बट जैसे जैसे टाइम आगे चलेगा वैसे वैसे आपका जो डेटा है वो प्लॉट होता जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जो है कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी डेट ली है इसकी, बट अगर आप टाइम भी लोगे ना तो टाइम के साथ साथ वो सेम प्राइस दिखाएगा, क्योंकि यार टाइम पे चेंज नहीं होता प्राइस, डेट्स पे चेंज होता है मेनली, मतलब यूजुअली मैं ऐसा मान सकता हूँ कहीं ना कहीं। सो या दैट वाज द बेसिक अमेजोन प्राइस ट्रैकर। आई होप यू लाइक इट। मैंने UI पर ज़्यादा काम नहीं किया है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। UI का अच्छा बनाओ और इसका UI अच्छा बनाकर इसको फोक करके डालो यार गिटहब वगैरह पर, ताकि मैं भी देखूं। प्रोडक्ट्स भी बहुत कम है। अब एक चीज़ जो रह गई वो ये है कि इसको शेड्यूल करना। तो आप क्या कर सकते हो कि इस प्रोग्राम को, जो पाइथन प्रोग्राम हमने बनाया था, उसको शेड्यूल कर सकते हो और उसके रन को आप शेड्यूल कर सकते हो यूजिंग विंडोज शेड्यूलर। तो अगर आपको उसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि इस पाइथन प्रोग्राम को किस तरह से शेड्यूल करना है। और टाइम टू टाइम ये फिर डेली चलता रहेगा हेडलेस ब्राउज़र यूज़ करके, और आपका डेटा आपको देता रहेगा और आपका डेटा कलेक्ट होता रहेगा। एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट ऑल द डेटा एंड दीज ब्यूटीफुल ग्राफ्स। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।